Hello everyone, Namaskar. Welcome to SuperGuides Cat by Top Rankers. So today, as we have done Venn diagrams 1, we have discussed what are the nitty-gritties involved in Venn diagram, how to form a Venn diagram, how to obtain different equations. Though we have not practiced questions, but we have done the basics of Venn diagrams in Venn diagrams 1. So with this, today we will be discussing Venn diagrams 2, where we will be understanding 4 वाला Venn diagram, 4 वाला Venn diagram कैसा होता है, उसके अलावा व्हाट इज द रिलेशनशिप व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा वेन डायग्राम फिल नहीं हो रहा होगा और इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत कम दी है तो उसको कैसे डील करना है और किस इंफॉर्मेशन पे फोकस करना है तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ऑल दीज बेसिक थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ बेसिक सेट्स वी विल आल्सो बी अंडरस्टैंडिंग कि कब वेन डायग्राम बनाना है और कब नहीं बनाना, मतलब देर इज अ वेरी थिन सेपरेशन बिटवीन कि भाई टेबल फॉर्म होगी वेन डायग्राम नहीं बन सकता, या फिर वेन डायग्राम फॉर्म होगा टेबल हमेशा बन सकती है। टेबल इज अ सोल्यूशन टू एनी सिचुएशन और एनी डेटा रिप्रेजेंटेशन, बट अगर वेन डायग्राम बनाया तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। सो विद दिस वी विल बी स्टार्टिंग आवर टुडेज सेशन व्हिच इज वेन डायग्राम्स 2। Venn diagrams 2. So, first of all, we will have a quick revision of what we learned. We learned about set. Set is a collection of well-defined elements. Then we understood universal set. Universal set वो जगह होती है जहाँ पे मेरे एलिमेंट्स लाइक कर रहे होते हैं, या सैम्पल स्पेस वो जगह होती है जहाँ से मैं अपने सेट की डेफिनेशन चुनता हूँ। नेक्स्ट यूनियन, यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड, और एन मीन्स नन, नन ऑफ द अबव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर द बेसिक रिप्रेजेंटेशंस दैट वी हैव डन इन द नेक्स्ट क्लास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विथ मोर रिवीजन ऑफ द प्रीवियस थिंग्स कि अगर सिंगल सेट होता है तो ये सारी इक्वेशंस फॉर्म्ड होती हैं, या तो सेट ए के अंदर का रीजन होता है या सेट ए के बाहर का रीजन होता है। एंड एक इक्वेशन स्मॉल वेरिएबल में अगर देखो तो स्मॉल ए प्लस एन बनती है, और एग्जैक्टली में देखो तो एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली जीरो बनती है। एन का मतलब एग्जैक्टली जीरो एलिमेंट्स। क्लियर है? ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे आई वो भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, दो सेट वाला सिस्टम भी देखा था अपन ने, ए बी, और इसमें रीजन्स कौन से बनते थे, ए बी ओ और नन। तो इक्वेशंस कैपिटल यू की अगर इक्वेशन लिखूं मतलब यूनिवर्सल सेट की इक्वेशन क्या बनेगी, सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दो या सारे रीजन्स को ऐड कर दो। उसी को हम एग्जैक्टली जीरो, जब दो वाला सेट है तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन दो का बनेगा, तो जीरो से लेके दो तक का सम। यूनियन के फॉर्म में देखें तो या तो ए की बाउंड्रीज होंगी या बी की बाउंड्रीज होंगी, या फिर उन दोनों के अलावा जो रीजन बचेगा उसको एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं, ए ओनली ए, बी ओनली बी, एंड ओ बोथ ए एंड बी। और इसको ए प्लस बी क्योंकि ये सिर्फ एक ही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट अ टाइम, इधर ए और बी, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, एग्जैक्टली वन, और इसको क्या बोल देते हैं, एग्जैक्टली टू। एंड व्हेन इट कम्स टू सरप्लस इक्वेशन तो एग्जैक्टली वन सिर्फ एक ही बार ऐड होगा, लेकिन एग्जैक्टली टू कितनी बार ऐड हो जाता है, दो बार ऐड हो जाता है। तो दिस इज वी हैव डन, दैट इज व्हाई वी आर कवरिंग इट इन अ पेज कि क्विक रिवीजन हो जाए। सो दिस आर द इक्वेशंस दैट विल बी फॉर्म। ठीक है, एक यूनियन इंटरसेक्शन फॉर्म में भी इक्वेशन बनाई थी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ये सरप्लस में क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो इसको हटाने के लिए क्या है, इन दोनों का कॉमन रीजन विच इज ओ हटाना पड़ेगा। गॉट इट? नेक्स्ट, तीन वाला सेट है, तो तीन वाले सेट में ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, ये एन है, तो इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से, इसको पी क्यू आर और ओ। टोटल 8 रीजन जनरेट होते हैं, और ये सारी आपकी इक्वेशंस होती हैं। क्विकली रिवाइज कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूं तो सारे रीजन्स ऐड कर दो, ए बी सी पी क्यू आर ओ और नन। अगर मैं एग्जैक्टली के टर्म्स में बात कर रहा हूं तो यूनिवर्सल सेट या फिर सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, जीरो से लेके, क्योंकि मैक्सिमम तीन है तो जीरो से लेके तीन तक का एडिशन, एग्जैक्टली जीरो, वन, टू एंड थ्री। या फिर यूनिवर्सल सेट या यूनिवर्स की मैं बात करूं तो उसमें या तो एबीसी की बाउंड्रीज होंगी, या फिर उनके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे उनको मैं क्लासिफाई कैसे करता हूं, एज नन। और इसको क्या बोल दूंगा,
ए बी सी इन सारे एलिमेंट्स का सम, और ए बी सी सिर्फ एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनको एग्जैक्टली वन, इनको एग्जैक्टली टू, और इनको एग्जैक्टली थ्री बोलते हैं। और कैपिटल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सरप्लस इक्वेशन बन जाएगी। सरप्लस इक्वेशन क्या कहती है, एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, एग्जैक्टली थ्री तीन बार। सो दिस इज ऑल अबाउट योर a Venn diagram when it comes to three sets at a time। एक और इक्वेशन अपन ने बनाई थी बड़ी सी यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्म में, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब क्योंकि ये तो सरप्लस हो गया तो इसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। क्या हटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये अपनी एक इक्वेशन है जब आपको कैपिटल वेरिएबल्स और इंटरसेक्शन और यूनियन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होगी। क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को भी? सो दिस इज व्हाट वी हैव डन, और बहुत अच्छे से इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे कैसे इक्वेशंस बनती हैं वो सब कुछ डिस्कस किया था। सो इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस सेशन, प्लीज गो एंड वॉच दैट सेशन। गॉट इट? पहले वो देखो, उसके बाद ही इसको देखो, तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा। और इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस इंफॉर्मेशन और तुम्हें आती थी, सो कैरी ऑन विद दिस वीडियो। क्लियर है? सो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है सिस्टम ऑफ फोर सेट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब आपके चार सेट दे रखे हैं सिस्टम में। अगर चार सेट दे रखे हैं तो क्या मैं इनके सर्कल्स बनाऊंगा तो सब कुछ बन जाएगा क्या? तो ये सर्कल यहां से निकलेगा या यहां से, ये भी डिसाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए सर्कल्स आर नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट फोर सेट्स। सर्कल से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली मुझे पता है मुझे कितने रीजन चाहिए, टू टू दी पावर फोर। कितने रीजन जनरेट होने चाहिए, 16 रीजन जनरेट होने चाहिए यूनिकली। कितने रीजन जनरेट होने चाहिए, टू टू दी पावर फोर, 16 रीजन जनरेट होने चाहिए। तो इसमें 16 कैसे जनरेट होंगे, नहीं हो रहे हैं। तो क्या करें, इससे तो नहीं बनेगा वेन डायग्राम। तो कैसे बनेगा, फोर वाला है तो चार लाइनें ऐसे खींच लो, और चार लाइनें ऐसे खींच लो। ठीक है, ये ग्रिड बना ली 3 क्रॉस 3 की। अब फर्स्ट वाले को कनेक्ट कर दो थर्ड से, और सेकंड वाले को कनेक्ट कर दो फोर्थ से। तो ये जो बना है, ये जो बना है, ये आपका सेट ए है। ठीक है, और ये जो बना है, ये वाला रीजन जो इस ब्लैक बाउंड्री के अंदर है, जो इस ब्लैक बाउंड्री ने एनक्लोज किया हुआ है, एनक्लोज बाय दिस ब्लैक बाउंड्री, ये आपका सेट बी है। ऑटोमेटिकली दो सेट जनरेट हो गए। सिमिलरली अगर मैं ऐसे में बात करूं तो इसको इससे कनेक्ट कर दो, तो ये जो बन गया, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है, जो पिंक बाउंड्री से दिख रहा है, वो आपका सेट सी है। क्या है, सेट सी। और ऑब्वियसली अब आपके पास एक और कनेक्शन बचा है, ये वाला जो मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। सेकेंड लाइन को किससे कनेक्ट करते हैं, फोर्थ लाइन से। तो ये जो बना, ये आपका सेट डी। और इसमें आप रीजन्स काउंट करो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रीजन्स हुए। तो एक रीजन कौन सा रह गया, जो इन सबसे बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड नन। तो टोटल कितने रीजन्स हो गए, 16 रीजन्स हो गए। पूरे के पूरे 16 रीजन्स बन गए। मतलब आपका वेन डायग्राम बन चुका है। जितने रीजन्स आपको चाहिए थे सब बन रहा है। मतलब इट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ फोर सेट्स, एंड दिस विल बी द वे इन विच एन set a representation of four sets will be shown in terms of Venn diagrams। क्लियर है, कोई भी दिक्कत किसी को भी, ये बात समझ में आई सबको? ठीक है,
तो ये ऐसे बनेगा, चार लाइनें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स किया, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को फोर्थ से। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से। इरेज हो गया, इट्स ओके। सो दिस इज द वेन डायग्राम, गॉट इट? दिस इज द वेन डायग्राम. If this is the Venn diagram, let's analyze. This is set A, this is set B, this is set C, this is set D, and this is none. कौन कौन सी रीजन्स होंगे? A, B, C और D. और आप समझ ही गए होंगे, स्मॉल ए बी सी डी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ओनली वन एट अ टाइम. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, सेट बी के बाहर है, सेट सी के भी बाहर है और सेट डी के भी बाहर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली ए. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली बी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली सी. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज डी. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली डी. गॉट इट और नॉट? ये किसको कर रहा है? ओनली सी. क्लियर है? तो अगर मैं यहां पे एग्जैक्टली वन लिखना चाहूं तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. क्योंकि ये सिर्फ एक को ही डिनोट कर रहा है एट अ टाइम. स्मॉल ए रिप्रेजेंट्स ओनली ए एट अ टाइम, स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स ओनली बी एट अ टाइम, स्मॉल सी रिप्रेजेंट ओनली सी एट अ टाइम, एंड स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स ओनली डी एट अ टाइम. क्लियर है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सर्कल. ये क्या है? स्मॉल एन. और स्मॉल एन किसको डिनोट कर रहा है? नन ऑफ द अबव. तो ये एग्जैक्टली जीरो को डिनोट कर रहा है. नाउ हाउ मेनी रीजन्स फॉर एग्जैक्टली टू विल बी फॉर्म्ड? एग्जैक्टली टू के कितने रीजन्स होंगे? तो लेट्स फॉर्म द कॉम्बिनेशंस. ओनली सब में लगा हुआ है, तो ओनली ए एंड बी. ए का कॉम्बिनेशन बी के साथ, ए का कॉम्बिनेशन सी के साथ, ए का कॉम्बिनेशन डी के साथ. तो ए का कॉम्बिनेशन सबके साथ हो चुका है. नेक्स्ट, बी का कॉम्बिनेशन ए के साथ तो हो चुका है बट सी के साथ नहीं हुआ. बी का कॉम्बिनेशन ए और सी के साथ हो चुका है. अब डी. नाउ सी का कॉम्बिनेशन बी के साथ हो चुका है, सी का कॉम्बिनेशन ए के साथ हो चुका है, तो सी का कॉम्बिनेशन डी के साथ. तो कितने रीजन आए? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो हाउ मेनी रीजन्स आर जनरेटेड? हाउ मेनी रीजन्स आर जनरेटेड? 6 रीजन्स. क्लियर है? तो taking two elements at a time, how many regions will be generated? 6. कैसे चेक कर सकते हैं? 4 out of 2 out of 4, 4c2, and the value of 4c2 is equal to 6. तो किसी को अगर पीएनसी आता है थोड़ा बहुत तो वो वहां से भी डील कर सकता है कि कितने रीजन्स बनेंगे दो वाले? 6 रीजन्स बनेंगे. कितने रीजन्स बनेंगे? 6 रीजन्स. गॉट इट और नॉट? क्लियर है? नेक्स्ट, कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं. So this is P, this is Q, this is R, this is S, this is T, and this is U. काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 रीजन्स हो गए. तो ये अपने दो वाले रीजन्स है. दो वाले रीजन्स कौन कौन से हैं? P, Q, R, S, T, U. ये अपने रीजन्स कौन से हैं? ओनली टू एट अ टाइम, एनी टू का कॉम्बिनेशन. तो ये P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली A एंड B. आप देखिए ना, A के भी अंदर है, B के भी अंदर है, बट C से बाहर है. ये C की बाउंड्री है, C की बाउंड्री के बाहर. और D तो बेचारा है ही नहीं कहीं से कहीं तक यहाँ पे. Q की बात करते हैं, तो Q किसके अंदर है? A के अंदर है और C के अंदर है, B के बाहर है और D के भी बाहर है. D की बाउंड्री यहां से शुरू होती है, B की बाउंड्री यहां से शुरू होती है. तो ये क्या है? ओनली A एंड C. R की बात करते हैं, तो ये A के अंदर तो है बट ये C के बाहर है, C की बाउंड्री इसके बियॉन्ड है. B के बाहर है, B की बाउंड्री इसके बियॉन्ड है. ये C की बाउंड्री, ये B की बाउंड्री. तो ये किसके अंदर है? किसके अंदर है? ये वाली बाउंड्री किसकी है? फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ लाइन D की. तो मैं क्या बोल सकता हूं? ओनली A एंड D. R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली A एंड D को. अब S की बात करते हैं, तो S A के तो बाहर है क्योंकि A की बाउंड्री यहीं पे खत्म हो गई. ठीक है.
और बी के अंदर है और सी के अंदर है, तो क्या बोल सकता हूं, ओनली बी एंड सी। क्योंकि डी के भी बाहर है, डी की बाउंड्री ये है, ए के बाहर है और डी के भी बाहर है, तो बचा क्या, बी एंड सी। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली डी के अंदर है और बी के अंदर है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली बी एंड डी। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली बी एंड डी। और यू की मैं बात करूं तो ये बी के भी बाहर है, ए के भी बाहर है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली सी एंड, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली सी एंड डी। सो दीज आर द रीजंस जनरेटेड फॉर एनी टू कॉम्बिनेशन। कोई भी दो हो सकते हैं, वो ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी डी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, और क्या बचा, बी डी हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आएगा नेक्स्ट, ऑब्वियसली जीरो वाला डिस्कस कर लिया, वन कर लिया, टू कर लिया, ये फोर वाला है, तो कहां तक जाएगी कहानी, एग्जैक्टली फोर तक। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली थ्री वाले कौन से रीजंस होंगे। तो एग्जैक्टली थ्री कैसे निकाला जा सकता है, फोर सी थ्री, तो कितने रीजंस आने चाहिए, चार। अब एग्जैक्टली थ्री वाले रीजंस कौन कौन से होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो कौन कौन से होंगे भाई, ए बी सी, ओनली लगा दो इसमें। तो हमने किसको इग्नोर कर दिया, डी को। फिर ए बी डी, किसको इग्नोर कर दिया, सी को। फिर ए सी डी, किसको इग्नोर कर दिया, बी को। और फिर बी सी डी, किसको इग्नोर कर दिया, ए को। तो इधर ए नहीं है, इधर डी नहीं है, इधर सी नहीं है, इधर बी नहीं है। अगर हमें सिर्फ तीन चाहिए तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। तो एक बार ए को छोड़ दो, एक बार बी को छोड़ दो, एक बार सी को, एक बार डी को, तो आपको कौन सा मिल जाएगा, ओनली थ्री एट अ टाइम। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैं बोलता हूं, ओनली थ्री एट अ टाइम को मैं बोलता हूं डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, तो डब्ल्यू किस किस के अंदर है, उससे बेहतर ये डिस्कस कर लेते किसके बाहर है। यहां पे ये किसकी बाउंड्री है, यहां से शो होती है डी की बाउंड्री, तो डी छोड़ के बाकी सब है, तो बाकी सब क्या हो गया, ए बी सी, ओनली लगाना पड़ेगा, ओनली ए बी सी। एक्स की बात करते हैं, अगर एक्स की बात करेंगे तो ये किसकी बाउंड्री है, बी की, तो बी छोड़ के बाकी तीन होंगे यहाँ पे। बी छोड़ के बाकी तीन कौन है, ओनली ए सी डी। ए के अंदर है, सी के अंदर है और डी के भी अंदर है, बट कौन नहीं है वहां पे, बी नहीं है, ए सी एंड डी। इसकी बात करते हैं, ये किसकी बाउंड्री है, सी की, तो सी नहीं है तो बचा क्या, ओनली ए बी एंड डी। तो ए और बी का कॉमन रीजन तो है ही, और डी भी है क्योंकि लास्ट सेट में लाई कर रहा है, ए बी एंड डी। क्लियर है, नेक्स्ट दिस इज ओनली ए बी एंड डी। ठीक है, दिस इज विच, बियॉन्ड विच बाउंड्री, ए, सो दिस इज ओनली ए छोड़ के बी सी एंड डी, ओनली बी सी डी। तो इसके कितने रीजन्स होते हैं, चार, डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली एग्जैक्टली फोर की बात होगी, और एग्जैक्टली फोर को मैं ओ बोल देता हूं। और वो कहाँ है, वो ये देखो, ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है और डी के अंदर भी है, चारों के अंदर है, तो सेटिस्फाइंग ऑल फोर एट दी सेम टाइम। सो दिस इज योर फाइनल वेन डायग्राम। कैसे फिल करना है, समझ में आया, पहले ए बी सी डी सबको दिख रहा है ओनली ओनली करके, फिर फिर नेक्स्ट क्या है, पी क्यू आर एस टी यू, वो भी हमें कैसे फिल करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, सिमेट्रिक तरीके से फिल करने हैं, और लास्ट में ये, फिर ये चार रीजन्स फिल करने हैं, और लास्टली ये सेंटर वाला रीजन फिल करना है। दिस इज हाउ वी फिल ऑल दी रीजन्स इन दी फोर वाला वेन डायग्राम। क्लियर है, सो let's discuss about the equations form. So this is set A, this is set B, this is set C, and this is set D. So this is A, कैसे फिल करना देख लो, A B C and D.
Next will be P, Q, R, S, T, and U. Next will be W, X, Y, and Z, and this is O, and this is none. अब यहाँ पे अगर स्मॉल वेरिएबल में मैं इक्वेशन बनाने जाऊं तो 16 वेरिएबल है, तो ऑब्वियसली स्मॉल वेरिएबल में बहुत ज्यादा डील नहीं करेगा, और अगर स्मॉल वेरिएबल में डील कर रहा है तो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट सेट होगा। ठीक है, बट मेन इक्वेशंस कौन कौन सी, एक तो ये है कि कैपिटल यू को क्या लिख सकता हूं मैं, ऑब्वियसली एग्जैक्टली जीरो से लेके वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री, और कहां तक जाएगी कहानी, एग्जैक्टली फोर तक। और ए यूनियन बी यूनियन सी को क्या लिख सकता हूं, यूनियन डी को क्या लिख सकता हूं, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली थ्री, प्लस एग्जैक्टली फोर। ये वन से लेके फोर तक जाता है, मतलब या तो कोई एक हो इनमें से, ए बी सी डी में से कोई एक हो, या दोनों हो, या तीनों हो, या चारों वाला रीजन। क्लियर है? इसके अलावा जो यूनियन इंटरसेक्शन वाली अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी वो नहीं बनेगी, इट इज बिट कॉम्प्लेक्स एंड विल नॉट बी फॉर्म देयर एंड विल नॉट बी यूटिलाइज। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज करते जाएंगे सिस्टम ऑफ वेन डायग्राम में, वैसे वैसे आपकी ये वाली इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला जाएगा। कौन सी इक्वेशन कहते हैं इसको, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, सरप्लस इक्वेशन। क्या बनती है, एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, एग्जैक्टली थ्री तीन बार, एंड एग्जैक्टली फोर चार बार। गॉट इट और नॉट? यहीं पे अगर पांच वाला वेन डायग्राम होता तो यही इक्वेशन सबसे ज्यादा मायने रखती, तो आपकी ये दो इक्वेशंस आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हैं व्हेन इट कम्स टू कैट एंड मैक्सिमम मिनिमम। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और याद कर लीजिए। सिंपल है भाई, यूनियन का मतलब सबके रीजन्स कम से कम एक बार आएंगे, और सीधा ऐड करने का मतलब तुमने गलती कर दी, ओवरलैपिंग भी बार बार ऐड कर दी, बार बार ऐड कर दी, तो ऑब्वियसली दो वाला दो बार ऐड हो गया होगा, तीन वाला तीन बार ऐड हो गया होगा, और चार वाला चार बार ऐड हो गया होगा। गॉट इट, नोटेड? सो लेट्स मूव टू आवर एक्चुअल इक्वेशंस। यही मैंने डिस्कस किया है, मैंने इनको अलग अलग नहीं लिखा था। सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, यहाँ पे मिस हो गया, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ओ एंड एन। यूनियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो से लेके फोर तक, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे यूनियन ऑफ ऑल द रीजन्स होगा, या फिर वो एलिमेंट्स होंगे जो किसी का भी पार्ट नहीं है, विच इज क्लासिफाइड अंडर एन। नाउ फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट कि यूनियन का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी देन डी प्लस पी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड देन ओ। ठीक है, नाउ यूनियन को हम कैसे लिख सकते हैं, एबीसीडी को क्या बोल सकते हैं हम, एग्जैक्टली वन। पी क्यू आर एस टी यू को क्या बोल सकते हैं हम, एग्जैक्टली टू। डब्ल्यू एक्स वाई जेड को क्या बोल सकते हैं हम, एग्जैक्टली थ्री। और ओ को क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली फोर। तो ये भी लिख सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सरप्लस इक्वेशन विच सेज एग्जैक्टली वन एक बार, एग्जैक्टली टू दो बार, एग्जैक्टली थ्री तीन बार, एग्जैक्टली फोर चार बार। गॉट इट? बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सो दिस इज द वाइड range of equations which will be formed and which you have to memorize. Got it? Clear है सभी को? कोई भी दिक्कत? ठीक है। Now we have understood ki how to form a Venn diagram. We have understood how to form the equations. We have understood how many regions will be formed and how to identify a particular region. Got it? ये सब कुछ तो हम सीख चुके हैं बहुत अच्छे से। Now next thing that we have to understand is कि वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है, बट वेन डायग्राम बनेगा भी या नहीं ये क्लैरिटी आनी चाहिए। तो इसके लिए we have to understand terms exclusive
and overlapping or inclusive. So generally the sets can be classified as exclusive sets or inclusive sets. Got it? Partially inclusive, inclusive, सुपर इम्पोज बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए मैं उसको ओवरलैपिंग बोल देता हूँ, सिंपल। तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? नथिंग इन कॉमन। सिंपल मतलब क्या होता है? नथिंग इन कॉमन। कुछ चीजें या कुछ सेट नेचुरली एक्सक्लूसिव है, जैसे लाइव और डेड। इफ यू आर लाइव, यू कैन नॉट बी डेड एट द सेम टाइम, मतलब देयर कैन नॉट बी एनी ओवरलैपिंग कि मर रहा हूं मतलब जिंदा ही हूं ना अभी तो, या मर गया हूं या तो जिंदा हूं, दो ही सिचुएशंस है। ऐसा नहीं कि मर गया हूं, मरते मरते जी रहा हूं। ये सब भाई शायरों के लिए ठीक है, बट ऐसी कोई लाइफ में सिचुएशन नहीं होती मरते मरते कि रात को मर गया फिर सुबह जिंदा हो गया। मतलब मर गए मतलब मर गए। यू आर डेड मीन्स डेड। यू आर लाइफ मीन्स लाइफ, जीते जीते मर गया हूं। तो ठीक है भाई, मर गए हो ना, कंफर्म कर दो। सो देन वी विल प्रोसीड विथ अदर थिंग्स, है ना? तो ऐसा नहीं है, इधर यू आर लाइव और यू आर डेड, यू कैन नॉट हैव अ ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग नहीं है यहाँ पे। तो क्या कभी लाइव और डेड में वेन डायग्राम बन सकता है क्या? ऐसा डायग्राम हो सकता है कि ये लाइव, ये सर डेड, और ये वाला रीजन लाइव एज वेल एज डेड? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी दो एक्सक्लूसिव सेट्स में, इससे समझ में आया होगा कि दो एक्सक्लूसिव सेट्स में कभी भी वेन डायग्राम नहीं बनेगा। वेन विल नॉट बी फॉर्म। तो फिर क्या अप्रोच रहेगी? टेबल बनाएंगे, और क्या? टेबल बनाएंगे, या फिर डील करेंगे कि कैसे सॉल्व करना, वो भी देखेंगे, बट अभी के लिए समझना। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज पास और फेल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कुछ स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो फेल भी हो गए। इधर दे विल पास द एग्जाम और दे विल फेल द एग्जाम। देयर विल नॉट बी अ सुपर इम्पोजिशन और ओवरलैपिंग बिटवीन सम एलिमेंट दोज हु हैव पास्ड एज वेल एज फेल। अब तो मैं दिमाग में आता हूँ सर, ग्रेस मार्क्स मिलके अल्टीमेट क्या हो गए? पास हो गए ना। तो पास होते होते फेल हो गया, या फेल होते होते पास हो गया, बोलने में अच्छा लगता है, बट मैथमेटिकली क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो कभी भी पास और फेल में कोई वेन डायग्राम नहीं बन सकता। नेक्स्ट, मेल फीमेल। कोई मेल होते होते फीमेल हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। या फीमेल होते होते मेल हो गया, इधर दे आर मेल और दे आर फीमेल, एंड there is a thing comes to your mind कि there will be third gender, so that is not male as well as female, no, that is the gender is classified as the next gender. Got it or not? तो वो एक्सक्लूसिविटी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेल था फिर फीमेल हो गया तो वो मेल भी है फीमेल भी है, या फीमेल है या और मेल भी है, ऐसा नहीं हो सकता। सो दीज आर सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर यू विल सी नेचुरल एक्सक्लूसिविटी, नेचुरली एक्सक्लूसिव। ठीक है? देयर विल बी इंस्टेंसेस इन दी क्वेश्चंस जहां पे एक्सक्लूसिव उन्होंने क्रिएट किया होगा, एक्सक्लूसिविटी क्रिएट की होगी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी इन सेकेंड ईयर। तो उन्होंने बोल दिया। ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर में पढ़ सकता है, हो सकता है भाई फेल हो गया हो तो वो दोनों ईयर के एग्जाम्स दे रहा हो। जो साइंस लेता है वो मैथ्स ले सकता है, बट उन्होंने बोल दिया बट नॉट बोथ। तो जब जब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं? बट नॉट बोथ। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव की बात कर रहे हैं या एक्सक्लूसिविटी क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वेन डायग्राम नहीं बनने वाला। क्या बनेगी? क्या बनेगी? टेबल। गॉट इट? और जहां पे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, मान लो उन्होंने बोला सम स्टूडेंट्स टुक साइंस एंड अ फ्यू टुक मैथ्स, बट वहां पे उन्होंने इस वर्ड का यूज नहीं किया। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने साइंस लियो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मैथ्स लियो, कुछ ऐसे हो सकते हैं दोज हु टुक साइंस एज वेल एज मैथ्स। तो क्या होगा? ओवरलैपिंग होने की पॉसिबिलिटी है। तो क्या बनेगा? वेन डायग्राम। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि भाई एक्सक्लूसिव तो नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव है तो टेबल बनाएंगे हम, और अगर ओवरलैपिंग के चांसेस हैं, भले ही वो बाद में जीरो आ जाए, but if there are any chances, if there at least a one case of overlapping, then definitely what will be formed? Venn diagram will be formed. Got it or not? Clear है? समझ में आई बात? तो ये दो टर्म्स बहुत ध्यान से रखना।
दिमाग में, एक्सक्लूसिव एंड ओवरलैपिंग। क्लियर है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं जहां पे यू विल हैव बेटर क्लैरिटी कि किस तरीके से ये वर्क करता है। प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन, pause the video, read this question properly and then play the video. ऐसे नहीं कि बस सुनते जा रहे हो। Please read it quickly. I'm giving you few seconds to read this. Read the question. पढ़ लिया सबने? अब यहां पे देखिए क्या दे रखा है, इन अ सर्टेन सिटी पीपल लिव इन द मेन सिटी और द आउटस्कर्ट। तो क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। तो एक तो बंदे की लोकेशन दे रखी है, लोकेशन को डिवाइड किया हुआ है, या तो लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं या फिर मेन सिटी में रहते हैं। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे टोटल लोग बन जाएंगे, या तो आउटस्कर्ट्स में रहेंगे, आउटस्कर्ट्स में नहीं रह रहे तो मेन सिटी में रहेंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ देम आर मेल्स एंड अदर आर फीमेल्स। तो दूसरी चीज क्या दे रखी है? जेंडर। सम ऑफ देम आर मेल्स एंड सम ऑफ देम आर फीमेल्स। इन दोनों को जोड़ दूं तो ऑब्वियसली टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी टाउन की। A few males are employed and some of the females are unemployed। तो तीसरी बात किसकी कर रहा है? एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में दो तरीके के लोग हैं, एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयबिलिटी में भी दो लोग हैं, या तो एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। तो टोटल कितने रीजन्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल कितने रीजन जनरेट हो सकते हैं? 6 रीजन। अब 6 वाला वेन डायग्राम तो पढ़ाया ही नहीं है यार। कितने रीजन जनरेट हो सकते हैं भाई? 6। और 6 वाला तो पढ़ाया नहीं है सर ने। अब क्या करें? 6 वाला वेन डायग्राम नहीं बनेगा तो इक्वेशन बनेगी नहीं। तो क्या बनेगा? लेट अस एनालाइज द बेसिक्स। बेसिक्स क्या कहते हैं? पहले चेक तो कर लो कहां कहां ओवरलैपिंग है। लेट अस चेक दैट। कुछ लोग आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, कुछ लोग मेन सिटी में रहते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि जो आउटस्कर्ट में भी रहता हो और मेन सिटी में भी रहता हो? ऐसा कोई बफर स्टेट हो सकता है क्या? नहीं भाई, आउटस्कर्ट में रह रहे हो या मेन सिटी में रह रहे हो, पर दोनों में साथ में नहीं रह सकते ना, कि एक पैर आउटस्कर्ट में और एक पैर मेन सिटी में। ऐसे नहीं कर सकते, दो नाव पे सवार नहीं हो सकते। तो ओनली वन एट अ टाइम ही हो सकता है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? एक्सक्लूसिव। मतलब इनमें आपस में कोई वेन डायग्राम की सिचुएशन नहीं होगी। अगर आउटस्कर्ट्स वाले बना लिए तो उसके बाहर जो बचे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? मेन सिटी वाले होंगे। अगर आउटस्कर्ट का सेट डिफाइन कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्प्लीमेंट डिफाइन हो जाएगा, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? मेन सिटी। या मैंने मेन सिटी डिफाइन कर लिया तो ऑटोमेटिकली आउटस्कर्ट, उसके बाहर जो भी एलिमेंट्स बचे वो क्या होंगे? आउटस्कर्ट्स। दैट विल बी द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। गॉट इट और नॉट? लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट, मेल एंड फीमेल। नेचुरली एक्सक्लूसिव है, जो मेल है वो फीमेल नहीं हो सकते, जो फीमेल है वो मेल नहीं हो सकते। मतलब अगर आपने मेल डिसाइड कर लिया तो ऑटोमेटिकली उस सेट के बाहर जो भी बचे वो क्या होंगे? फीमेल्स। या आपने फीमेल्स का सेट बना लिया तो उसके बाहर क्या होंगे? मेल्स। ऑब्वियसली देयर इज अ क्लियर कट बाउंड्री। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयड वर्सेस अनएम्प्लॉयड। कोई बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एम्प्लॉयड तो हूं बट अनएम्प्लॉयड भी हूं। either you are employed or you are employed unemployed, but you cannot be both at the same time। तो ये दोनों भी एक्सक्लूसिव है, तो ये दोनों भी एक्सक्लूसिव है, ये दोनों भी एक्सक्लूसिव है, तो इनके आपस में कोई वेन डायग्राम नहीं बन सकता है। मतलब वेन डायग्राम तो नहीं बन रहा अभी तक। अब आगे डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ लोग जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वो मेल हो सकते हैं? हाँ। आउटस्कर्ट में रहने वाले कुछ लोग फीमेल हो सकते हैं? हाँ। तो इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है। कुछ मेल फीमेल आउटस्कर्ट्स में होंगे और कुछ मेल फीमेल आउटस्कर्ट्स में नहीं होंगे, पॉसिबल है। बट कुछ मेल फीमेल आउटस्कर्ट्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग कर सकते हैं मतलब क्या है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग है तो इन दोनों में वेन डायग्राम बन सकता है। लेट्स लुक एट द थर्ड पार्ट। क्या कुछ मेल्स एम्प्लॉयड हो सकते हैं? बिल्कुल।
क्या कुछ मेल्स अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या कुछ फीमेल्स एम्प्लॉयड हो सकती हैं? हाँ। क्या कुछ फीमेल्स अनएम्प्लॉयड हो सकती हैं? हाँ। तो यहां पे भी इनमें क्या आ रही है? ओवरलैपिंग। तो वेन डायग्राम ऐसे ऐसे ना बन के ऐसे में बनेगा, लोकेशन, जेंडर और एम्प्लॉयमेंट में बनेगा। तो सिर्फ तीन ही पैरामीटर्स हैं, छह नहीं है। कितने हैं? सिर्फ तीन। जेंडर, लोकेशन और एम्प्लॉयमेंट। जेंडर में से मैं अगर मेल सिलेक्ट कर लूं तो ऑटोमेटिकली इस सर्कल के बाहर जो भी है वो क्या है? फीमेल, फीमेल, फीमेल। और एक और रीजन होगा नन, ये भी क्या है? फीमेल। अगर मैं लोकेशन में आउटस्कर्ट सिलेक्ट कर लूं तो ऑटोमेटिकली इस सर्कल के बाहर जो है वो क्या है? मेन सिटी। और अगर मैं इस सर्कल को एम्प्लॉयमेंट का सर्कल बना दूं तो ऑटोमेटिकली इसके बाहर जो भी है वो क्या है? अनएम्प्लॉयड। गॉट इट और नॉट? तो देखो यहां पे हमें ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए कि टेबल बनेगी, टेबल बनेगी तो हमें बहुत सारे रीजन्स बनाने पड़ेंगे, 8 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। उससे बेहतर है ये वेन डायग्राम फिल कर ले। इसको और अच्छे से एनालाइज करते हैं। इसको क्या बोल दूं मैं? मेल्स। इसको क्या बोल देता हूं? फीमेल्स। इसको क्या बोल देते हैं? मेन सिट मेल, और सॉरी, मेल्स और फीमेल्स का नहीं बन सकता, ये मेल हो गया, जेंडर डिसाइड कर लिया। ये मेन सिटी हो गई, मेन सिटी। और तीसरी चीज एम्प्लॉयड, ये क्या हो गए? एम्प्लॉयड। क्लियर है? अब अपन रीजन्स डिस्कस करते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर, दिस इज ओ एंड दिस इज नन। ठीक है? ये रीजन्स डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं ए के बारे में पूछूं, एक एक रीजन को ध्यान से डिस्कस कर, ध्यान से देखिए। ए के बारे में पूछूं तो ए क्या है? मेल है, बट मेन सिटी के बाहर है। तो मेल कौन से वाले? जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। और एम्प्लॉयड के बाहर है। और ये वाले क्या है? अनएम्प्लॉयड है। गॉट इट और नॉट? तो ये तीनों चीजें डिसाइड कर रहे हैं। दीज आर मेल्स हु आर लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स बट अनएम्प्लॉयड। तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया ना वो रीजन, अनएम्प्लॉयड वाला और आउटस्कर्ट्स वाला। लेट्स टॉक अबाउट पी। पी किसके अंदर है? ऑब्वियसली ब्लू सर्कल के अंदर है, तो मेल है। तो पी इज मेल। लेकिन ये लोग कहां रहते हैं? आउटस्कर्ट्स की जगह कहां रहते हैं? मेन सिटी। और एम्प्लॉयड के बाहर है, रेड सर्कल के बाहर है, तो क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड। तो पी रिप्रेजेंट्स अनएम्प्लॉयड मेल्स हु लिव इन दी मेन सिटी। लेट्स टॉक अबाउट ओ। ओ मेल भी है, मेन सिटी में भी रहता है और एम्प्लॉयड भी है। तो ओ क्या हो गया? मेल्स who live in the main city, who live in the main city and are employed। तो हर पॉसिबल चीज तो जनरेट हो गई है इसमें। बी की बात करते हैं। बी क्या होगा? मेल के बाहर है, ये सर्कल मेल का है। मेल के बाहर है, मेल के बाहर है तो क्या होगा? फीमेल। एम्प्लॉयड के बाहर है तो अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। और मेन सिटी के अंदर है तो फीमेल्स हु लिव इन द मेन सिटी बट आर अनएम्प्लॉयड। तो ए बी पी ओ डिस्कस कर लिए। सिमिलरली आर की बात करते हैं। आर क्या है? मेल्स है। क्या ये एम्प्लॉयड है? हाँ, एम्प्लॉयड। बट क्या ये मेन सिटी में रहते हैं? नहीं, मेन सिटी के बाहर है तो आउटस्कर्ट्स में। सो दीज आर द मेल्स हु लिव इन द आउटस्कर्ट्स बट आर एम्प्लॉयड। क्यों की बात करते हैं। क्यों मेल नहीं है, मेल के बाहर है तो फीमेल है। क्यों क्या है? फीमेल्स who live in the main city, who live in the main city and are employed, क्योंकि रेड सर्कल के अंदर है। सी की बात करते हैं। लास्ट रीजन कौन सा बचा अपना? सी। तो सी की बात करते हैं। तो सी किसको डिनोट कर रहा है? मेल नहीं है तो क्या होगा? फीमेल। मेन सिटी में नहीं रहते, मेन सिटी के बाहर है तो क्या होगा?
आउटस्कर्ट्स, और क्योंकि एम्प्लॉयड, सर्कल कौन सा है, एम्प्लॉयड का, तो ये किसको डिनोट करता होगा, फीमेल्स हु लिव इन द आउटस्कर्ट्स बट आर एम्प्लॉयड। गॉट इट। अब एन की बात करते हैं, ना तो वो मेल है, मेल नहीं है तो क्या है, फीमेल है, मेन सिटी में नहीं रहता तो कहाँ रहता है, आउटस्कर्ट्स, और एम्प्लॉयड नहीं है तो क्या है, अनएम्प्लॉयड। गॉट इट और नॉट। तो यही तो रीजंस जनरेट हो सकते हैं। मेल्स हु आर एम्प्लॉयड लिव इन द मेन सिटी, मेल्स हु आर एम्प्लॉयड डज नॉट लिव इन द मेन सिटी। दो, मेल्स हु आर अनएम्प्लॉयड लिव इन द मेन सिटी, मेल हु आर अनएम्प्लॉयड डू नॉट लिव इन द मेन सिटी। चार, अब females who are employed live in the main city, females who live in the outskirt, employed but live in the outskirt। छह, फिर females who are unemployed but live in the main city and live in the outskirt, सात और आठ। तो यही तो आठ रीजंस बन सकते हैं, और वो आठ रीजंस हमने ऑटोमेटिकली जनरेट कर लिए बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो अगर हमें क्लैरिटी है, तो हम रेदर देन फॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स, इनको टेबल में बनाने की जगह हम वेन डायग्राम में डिनोट कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट, क्लियर है, समझ में आई बात, बोलिए। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि भाई वेन डायग्राम्स कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी समझ में आ गया। तो जबरदस्ती नहीं है कि टेबल ही बनानी है, नहीं समझ पा रहा, थोड़ा सा एनालाइज कर लो। अगर ओवरलैपिंग हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो देन डेफिनेटली क्या बन रहा होगा, वेन डायग्राम्स बन रहे होंगे। क्लियर है। Let's go to the next part. This is again a practice question, and I think the session has been elongated for a long. So we'll be doing this practice in the next class. This will help you understand what it will help you. It will help you understand the diagonal relationship between the sets. ये हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके क्वेश्चन डायरेक्टली कैट में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे वर्क करता है, कैसे यूज करना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। आज का इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि वेन डायग्राम कहाँ पे बनेगा और कैसे बनेगा, वो सब हमने सीखा है। तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हर एक टेबल जो तुम फॉर्म करो उसको एक बार एनालाइज करना हो, कि जब भी मैं डीआई की टेबल फॉर्म करता हूँ उसको एक बार देखना कहीं वेन डायग्राम तो नहीं बन रहा। क्वांट के कुछ क्वेश्चंस जिनको तुमने इक्वेशन बना के सॉल्व किया, एनालाइज करना कहीं वेन डायग्राम तो नहीं बन रहा। ठीक है, क्लियर है। So with this, I would like to take your leave. Stay tuned for the next session because it is going to be an important session which will deal with the questions at par with CAT or actual CAT questions. क्योंकि DILR में वेन डायग्राम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। और नेक्स्ट क्लास में ही हम मैक्सिमा मिनिमा और इस डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। एंड मेजरली इट विल प्रैक्टिस टाइप ऑफ सेशन जहां पे हम क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, because with the help of the questions we will be understanding how to utilize the equation, and also we will understand the importance of surplus equation, union intersection equation, सारी equations का जो importance है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं कि कैसे वो मैक्सिमम मिनिमा में हमारी मदद करती है। और सिंपल डीआई का सेट दिख रहा होता है, टेबल दिख रही होती है, बट वहां पे वेन डायग्राम लग रहा होता है, और अगर हमें याद आ जाए कि सरप्लस लगानी है तो बहुत आसान हो जाता है। तो वो सारी चीजें डील करने के लिए, समझने के लिए एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर प्रैक्टिस के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड watch the next session as well. Do comment in the comment box, means what all changes and what type of practice you need related to Venn diagrams or any other topic in DI which you feel is of importance, great importance in CAT, and you want the lectures in the upcoming session. Have a nice day.